जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव सत्या क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में मुगल कालीन साहित्यों के विषय में चर्चा किया था और उससे पिछले क्लास में हमने सल्तनत कालीन साहित्यों के बारे में जाना था। यानी कि हमारा जो साहित्यिक स्रोत है वह कवर हो चुका है। हमने साहित्यिक स्रोत को पढ़ लिया है और आज के इस क्लास में हम विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में जानेंगे। आज की इस क्लास में हम विदेशी यात्रियों के विवरण के विषय में जानेंगे। अगर हम बात करें विदेशी यात्रियों की, तो मध्यकाल में अलग अलग देशों से अलग अलग समय में कई सारे विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा की तथा उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में मध्यकाल के भारत के स्थितियों का वर्णन किया, जहां से हमें मध्यकाल के इतिहास के विषय में जानकारियां प्राप्त होती है। और इस क्लास में हम उन्हीं विदेशी यात्रियों की चर्चा करेंगे जो कि मध्यकाल में भारत की यात्रा किए तथा उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में भारत की स्थितियों का वर्णन किया। लेकिन इससे पहले कुछ बातों का जानना जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें सल्तनत काल की, तो सल्तनत काल के समय में ही दो और साम्राज्य का उदय हुआ था। पहला विजयनगर साम्राज्य, पहला जो है वह है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने अपने गुरु विद्यारण्य की सहायता से की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने अपने गुरु विद्यारण्य की सहायता से की थी। वहीं जो एक और साम्राज्य है वह है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य की बात करें तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में किया था। ये दो साम्राज्य हैं जो कि सल्तनत काल के समय में इनका उदय हुआ था। अगर हम बात करें विदेशी यात्रियों की, तो हमारा पहला विदेशी यात्री जो है वह है मार्को पोलो। मार्को पोलो, अगर हम बात करें मार्को पोलो की, तो मार्को पोलो जो है वह इटली के वेनिस शहर का रहने वाला था। इटली के वेनिस शहर का रहने वाला था। मार्को पोलो जो है वह इटली के वेनिस शहर का रहने वाला था। और मार्को पोलो जो है वह 13वीं सदी में दक्षिण भारत की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो जो है वह 13वीं सदी में दक्षिण भारत की यात्रा पर आया था। दक्षिण भारत की यात्रा पर आया था। अगर हम बात करें मार्को पोलो की, तो मार्को पोलो जो है वह काफी धनवान था और यही कारण है कि मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। यहां पे ध्यान देने वाली एक बात है, जैसे कि अगर हम बात करें कि यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है, तो यात्रियों में राजकुमार जो है वह वेनसोंग को कहा जाता है। वेनसोंग जो है वह चीन का रहने वाला था। लेकिन अगर हम बात करें मध्यकालीन यात्रियों में राजकुमार की, तो मध्यकालीन यात्रियों में जो राजकुमार है वह मार्को पोलो को कहा जाता है। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें अगले विदेशी यात्री की, तो अगला विदेशी यात्री है निकितीन। और निकितीन जो है वह रूस का रहने वाला था। अगर बात करें निकितीन की, तो निकितीन जो है वह रूस का रहने वाला था। और निकितीन 1470 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। निकितीन जो है 1470 ईस्वी में
बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। और जिस समय निकितीन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था, उस समय बहमनी साम्राज्य का शासक जो था उसका नाम था शमसुद्दीन मुहम्मद शाह तृतीय। जिस समय निकितीन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था, उस समय बहमनी साम्राज्य का सुल्तान शमसुद्दीन मुहम्मद शाह तृतीय हुआ करता था। अगर हम बात करें अगले विदेशी यात्री की, तो हमारा जो अगला विदेशी यात्री है वह है निकोलो कांटी। आप बात करें निकोलो कांटी की, निकोलो कांटी इटली का रहने वाला था। निकोलो कांटी इटली का रहने वाला था। और निकोलो कांटी 1420-21 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। निकोलो कांटी 1420-21 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। और जिस समय निकोलो कांटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था, उस समय विजयनगर साम्राज्य का जो शासक हुआ करता था उसका नाम है देवराय प्रथम। यानी कि निकोलो कांटी देवराय प्रथम के समय भारत की यात्रा पर आया था। अगर हम बात करें अगले विदेशी यात्री की, तो जो हमारा अगला विदेशी यात्री है वो है अब्दुल रजाक। अगर हम बात करें अब्दुल रजाक की, तो अब्दुल रजाक फारस अर्थात ईरान का रहने वाला था। और अब्दुल रजाक जो है वह 1442-43 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। अब्दुल रजाक जो है वह 1442-43 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। और जिस समय अब्दुल रजाक विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था, उस समय विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वह है देवराय द्वितीय। यानी कि अब्दुल रजाक जो विदेशी यात्री है वह देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। अगर हम बात करें अगले विदेशी यात्री की, तो हमारा जो अगला विदेशी यात्री है वह है डोमिंग पायस और बारबोसा। ये दोनों अलग अलग विदेशी यात्री हैं, डोमिंग पायस और बारबोसा। डोमिंग पायस को पेश भी कहा जाता है। अगर हम बात करें डोमिंग पायस तथा बारबोसा की, तो यह दोनों जो यात्री हैं विदेशी यात्री, यह दोनों यात्री पुर्तगाल के थे। डोमिंग पायस तथा बारबोसा दोनों जो हैं पुर्तगाली यात्री थे। और डोमिंग पायस तथा बारबोसा यह दोनों 1515 से 1516 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए थे। डोमिंग पायस तथा बारबोसा 1515 से 1516 ईस्वी के बीच जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए थे। और जिस समय डोमिंग पायस तथा बारबोसा विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए थे, उस समय विजयनगर साम्राज्य का जो शासक हुआ करता था उसका नाम है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय वही कृष्णदेवराय है जिसके बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में वर्णन किया है। और कृष्णदेवराय को बाबर ने अपने समकालीन भारत के शासकों में सबसे महान शासक बताया है। अगर हम बात करें कृष्णदेवराय की, तो आपने बचपन में तेनालीरामन की कहानी सुनी होगी। तेनालीरामन जो कवि था, बहुत बड़ा विद्वान था, वह कृष्णदेवराय के दरबार में रहा करता था। तेनालीरामन जो बहुत बड़ा विद्वान था, वह कृष्णदेवराय के दरबार में रहा करता था। अगर हम बात करें अगले विदेशी यात्री की, तो हमारा जो अगला विदेशी यात्री है उसका नाम है नूनीज।
और यह नूनीज जो है यह मुख्य रूप से पुर्तगाल का रहने वाला था। नूनीज जो है वह मुख्य रूप से पुर्तगाल का रहने वाला था। और नूनीज भी मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। नूनीज भी जो है मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। और जिस समय नूनीज विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था उस समय विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था उसका नाम था अच्युत देवराय। अच्युत देवराय। यानी कि नूनीज जो पुर्तगाली यात्री है वह अच्युत देवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। अगर हम बात करें अगले विदेशी यात्री की तो हमारा जो अगला विदेशी यात्री है उसका नाम है रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच। अगर हम बात करें रॉल्फ फिंच की तो रॉल्फ फिंच जो विदेशी यात्री है वह मुख्य रूप से ब्रिटेन का रहने वाला था। ब्रिटेन का रहने वाला था तथा रॉल्फ फिंच अकबर के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। रॉल्फ फिंच नामक जो विदेशी यात्री है वह अकबर के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। अगले विदेशी यात्रियों की बात करें तो हमारा जो अगला विदेशी यात्री है वह है कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो। अगर हम बात करें कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो की तो कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रॉ नामक अंग्रेज जो है वह जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आए थे। जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आए थे। अगर बात करें टेवर्नियर, बर्नियर और मनुची की, ये तीनों अलग अलग यात्री हैं, टेवर्नियर, बर्नियर तथा मनुची। अगर बात करें टेवर्नियर, बर्नियर और मनुची की तो यह तीनों विदेशी यात्री शाहजहां के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आए थे। शाहजहां के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आए थे। विदेशी यात्रियों का विवरण जो है वह समाप्त होता है। विदेशी यात्रियों का विवरण जो है वह समाप्त होता है। अगर हम बात करें इस चैप्टर से प्रश्न की तो इस चैप्टर से जो प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार पूछा जाता है, जैसे कि नाम देकर पूछ दिया जाएगा कि निकितीन जो है वह किसके शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। निकितीन जो है किसके समय में भारत की यात्रा पर आया था, तो हमारा आंसर होगा शमसुद्दीन मोहम्मद शाह। किसी भी विदेशी यात्री का नाम देकर पूछ सकता है कि वह किसके समय में भारत की यात्रा पर आया था या फिर किस यात्रा पर आया था, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था या फिर बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। अगर हम बात करें पांचों 6 शासकों की तो इन 6 शासकों में निकितीन इकलौता ऐसा विदेशी यात्री है जो केवल बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। निकितीन जो है वह अकेला विदेशी यात्री है जो कि बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। इन सारे विदेशी यात्रियों में अगर सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है डोमिंग पायस, बारबोसा और नूनीज। डोमिंग पायस, बारबोसा और नूनीज, इनसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि डोमिंग पायस और बारबोसा कहाँ के विदेशी यात्री थे। कहाँ के विदेशी यात्री थे, तो डोमिंग पायस और बारबोसा जो है वह पुर्तगाल के विदेशी यात्री थे। वहीं अगर बात करें नूनीज की तो नूनीज भी पुर्तगाल का ही था, पुर्तगाली विदेशी यात्री था। इससे प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम अगला जो हमारा टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। तब तक आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ लिया, इसके अलावा हमने विदेशी यात्रियों के विवरण के विषय में पढ़ लिया, और अगला जो हमारा टॉपिक है और अंतिम टॉपिक है वह है पुरातात्विक स्रोत। अब हमारा जो अगला तथा अंतिम टॉपिक है वह है पुरातात्विक स्रोत, और यह इस चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत है उसका जो यह टॉपिक है वह सबसे अंतिम टॉपिक है। अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोत की तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत भवन, मस्जिद, मंदिर, मकबरा तथा सिक्का इत्यादि आता है।
यानी कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत भवन, मस्जिद, मंदिर, मकबरा तथा सिक्का इत्यादि आता है, जहां से हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारियां प्राप्त होती है। अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोत की, तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पहले हम सल्तनत कालीन पुरातात्विक स्रोत को देखेंगे, इसके बाद हम मुगल कालीन पुरातात्विक स्रोत को देखेंगे। अगर हम बात करें सल्तनत कालीन शासकों की, तो सल्तनत काल में जो प्रमुख शासक हुए वह है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी इत्यादि शासक सल्तनत काल के प्रमुख शासक हुए। और हमें विशेष रूप से इन्हीं शासकों के द्वारा निर्मित भवन, मस्जिद या फिर इनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। और कुब्बत उल इस्लाम जो मस्जिद है, वह मस्जिद भारत में निर्मित पहला मस्जिद है। कुब्बत उल इस्लाम जो मस्जिद है, यह मस्जिद भारत में निर्मित पहला मस्जिद है। अगर हम बात करें मस्जिद की, तो मस्जिदों का निर्माण जो है वह 610 ईस्वी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ, उसके बाद से मस्जिदों का निर्माण प्रारंभ हुआ। लेकिन अगर हम बात करें मंदिरों की, तो मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से ही प्रारंभ हो गया था। गुप्त काल से ही प्रारंभ हो गया था। सल्तनत काल हो या फिर मुगल काल हो, इनके शासकों ने कई सारे मंदिरों को तोड़ा और वहां पे मस्जिद का निर्माण करवाया। सल्तनत कालीन शासक हो या फिर मुगल कालीन शासक हो, इन्होंने कई सारे मंदिरों को तोड़वाया और उसके बाद वहां पे मस्जिदों का निर्माण करवाया। ऐसा, और ये बात हम नहीं कहते, ये बात उन्होंने खुद लिखा है कि हमने इस स्थान पे फलाने मंदिर को तोड़कर फलाने मस्जिद का निर्माण करवाया है। उन्होंने अंकित करवाया है कि इस जगह पे हमने फलाने मंदिर को तोड़कर फलाने मस्जिद का निर्माण करवाया है। वहीं अगर बात करें कुतुबुद्दीन की, तो कुतुबुद्दीन ने राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया है। और यह जो मस्जिद है उसे 2.5 दिन में बनाया गया था। कहा जाता है कि इस मस्जिद को 2.5 दिन में बनवाया गया था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा है और निम्नलिखित में क्या है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वह मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वह मस्जिद है। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी तथा कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार को 4 मंजिला बनाना चाहता था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार को 4 मंजिला बनाना चाहता था, लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक का निधन हो गया। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा होने से पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक का निधन हो गया। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह बना। आराम शाह जो है वह काफ़ी अयोग्य था। उसके बाद जो अगला शासक बना वह है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कराया।
इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कराया। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कराने का श्रेय जो है वह इल्तुतमिश को जाता है। अगर हम बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश ने दिल्ली में गढ़ी के मकबरे का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने दिल्ली में सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण करवाया और जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है वह भारत में निर्मित पहला मकबरा है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत में निर्मित पहला मकबरा है और यही कारण है कि इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। अगर बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला शासक बना। इल्तुतमिश जो है वह सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला शासक बना और इल्तुतमिश ने चांदी का टंका तथा तांबा का जीतल नामक सिक्का जारी किया। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका तथा तांबा का जीतल नामक सिक्का जारी किया। वहीं अगर हम बात करें बलबन की, तो बलबन ने दिल्ली में लाल महल का निर्माण करवाया। अगर हम बात करें अगले शासक की, तो अगला शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में हजार खंभा महल, सीरी का किला तथा अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में हजार खंभा महल, सीरी का किला तथा अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। अगर बात करें अलाई दरवाजा की, तो अलाई दरवाजा जो है वह कुतुब मीनार का मुख्य दरवाजा है। कुतुब मीनार का जो मेन गेट है वही अलाई दरवाजा कहलाता है। अगर हम बात करें अगले शासक की, तो हमारा अगला शासक है गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद के किले का निर्माण करवाया। वहीं गयासुद्दीन तुगलक ने अपने लिए दिल्ली में मकबरे का भी निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में अपने लिए मकबरे का निर्माण भी करवाया। अगर हम बात करें अगले शासक की, तो हमारा अगला शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण करवाया। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मनी यानी कि सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की शुरुआत की। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मनी यानी कि सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की शुरुआत की। अगर हम बात करें अगले शासक की, तो हमारा अगला शासक है फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह
फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। दुर्ग दुर्ग का मतलब होता है किला। दुर्ग का मतलब होता है किला। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। वहीं फिरोज शाह तुगलक ने अधा अधा तथा बीख आधा तथा बीख नामक सिक्के का प्रचलन की शुरुआत किया। फिरोज शाह तुगलक ने आधा तथा बीख नामक सिक्के की प्रचलन की शुरुआत की। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से एक खेल का मैदान है, क्रिकेट का स्टेडियम है, जिसे अब उसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। अगर हम बात करें अगले शासक की, तो हमारा अगला शासक है सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने दिल्ली में मोठ के मस्जिद का निर्माण करवाया। सिकंदर लोदी ने दिल्ली में मोठ के मस्जिद का निर्माण करवाया। यह हमारा सल्तनतकालीन पुरातात्विक स्रोत है, जहां से हमें मध्यकाल के इतिहास के विषय में जानकारियां प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे मुगल कालीन पुरातात्विक स्रोतों को। तब तक आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मुगल कालीन पुरातात्विक स्रोत की। अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य की, तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो प्रमुख मुगल बादशाह हुए उनका नाम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब। ये मुगल काल के प्रमुख शासक हुए और हमें इन्हीं से जुड़ी जानकारियों के बारे में पढ़ना है। अगर हम बात करें पहले मुगल बादशाह बाबर की, तो पहले मुगल बादशाह बाबर का जो मकबरा है वह काबुल में है। पहले मुगल बादशाह बाबर का जो मकबरा है वह काबुल में है। वहीं अगर बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का जो मकबरा है वह दिल्ली में है और हुमायूं के मकबरे का निर्माण हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। और हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पुरोगामी तथा मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पुरोगामी तथा मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। मुगलों का कब्रिस्तान इसलिए कि बहुत सारे मुगल परिवारों का जो कब्र है वह हुमायूं के मकबरा के अंदर ही दफन किया गया है। बहुत सारे मुगल परिवारों के सदस्यों का जो कब्र है वह हुमायूं के मकबरा के अंदर ही दफन किया गया है। अगर हम बात करें अगले बादशाह की, तो अगला बादशाह अकबर है और अकबर का जो मकबरा है वह सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। वहीं अगर बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर का मकबरा जो है वह शहादरा में स्थित है, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान के लाहौर में पड़ता है। वहीं अगर बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। शाहजहां का जो मकबरा है वह आगरा में स्थित है। अगर बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब का मकबरा जो है वह खुलदाबाद में है। औरंगजेब का मकबरा जो है वह महाराष्ट्र के खुलदाबाद में स्थित है। अगर हम बात करें शेर शाह सूरी की, तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वह सासाराम में स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। और शेर शाह सूरी का जो मकबरा है उसे शेर शाह सूरी ने स्वयं बनवाया था, जिसे शेर शाह सूरी का मकबरा कहा जाता है। जिसे शेर शाह सूरी का मकबरा कहा जाता है। और शेर अगर हम बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। वहीं दिल्ली में लाल किला तथा
जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, तथा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया, वहीं दिल्ली में लाल किला तथा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। शाहजहां ने आना सिक्का की प्रचलन की शुरुआत की। शाहजहां ने आना सिक्के के प्रचलन की शुरुआत की। अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक नगर को बसाया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक नगर को बसाया तथा वहां पे बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। अकबर ने मुहर संसब तथा इलाही सिक्कों का प्रचलन की शुरुआत की। वहीं अगर हम बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया और बीबी के मकबरे को ताजमहल का नकल कहा जाता है। बीबी के मकबरे को ताजमहल का नकल कहा जाता है। यह था हमारा मुगलकालीन पुरातात्विक स्रोत, और यह जो चैप्टर है मुगलकालीन मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यह चैप्टर खत्म होता है और आगे हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।